हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत जो है किस स्थान पर है? साथियों, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी साथियों को पता होगा इंडेक्स यानी सूचकांक से जो है हर साल एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भैया आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों याद रखिएगा 197वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों 180 देशों की सूची जारी करी गई है जिसमें भारत का जो स्थान है 157 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा सब लोग, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं फाहियान इत्सिंग ह्वेनसांग और आपका दिया है मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए, हर्षवर्धन के समय जो है कौन सा चीनी यात्री भारत आया था जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? साथियों ध्यान रखें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन के समय साथियों जो चीनी यात्री था उसका नाम था ह्वेनसांग जो भारत आया था, ठीक है। ह से याद रखिएगा हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह से याद रखिएगा ह्वेनसांग, ठीक है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और ह्वेनसांग को साथियों यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये कहाँ का यात्री था? ये साथियों चीनी यात्री था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताने का प्रयास करें। दोस्तों अगर हम यहां पर पहले बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार से सवाल पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है। तो मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा जो है कहां से ली गई है? ये आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखें आप लोग, ठीक है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है। किसको? मौलिक अधिकार को, ठीक है भाई। तो यहां पर आपसे सवाल किया है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आप कहिएगा अनुच्छेद 19(1)(a) में। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार हैं तो आप कहिएगा 6 मौलिक अधिकार निहित है भारतीय संविधान में वर्तमान समय में, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है कौन सा चैनल अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोग बताएं, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, यहां पर साथियों सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड ही कवर किए गए हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। विश्वास मानिएगा अगर आप लोग इन क्लास कवर कर रहे हैं रेगुलर, आपको समस्या नहीं होने वाली है। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? वो है साथियों आपका 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 10 डिग्री चैनल साथियों अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से जो है अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 2026 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी जो है कौन से देश करेंगे? बताएं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जो है कौन से देश करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताएं। डबल स्टार लगाएं, ट्रिपल स्टार लगाएं इस क्वेश्चन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बता सकते हैं।
साथियों याद रखें आप लोग 2026 का फीफा विश्व कप पहली बार जो है 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। कौन कौन से देश हैं याद रखें आप लोग, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, प्रसिद्ध लोसांग उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहां पर आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा प्रसिद्ध लोसांग उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे, ये आपका सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, लोसांग उत्सव जो है सिक्किम के भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और यह जो है फसल कटाई के उपलक्ष्य में और तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, याद रखें आप लोग। ठीक है, ए ऑप्शन पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करें। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं, बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं एम एस स्वामीनाथन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक साथियों एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों वर्गीज कुरियन को। किसे? वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति का संबंध आपका किससे है? एम एस स्वामीनाथन, सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह जो है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएं। चलिए पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो यहां से सवाल पेपर में बन चुका है, बताएं। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर बताइएगा और आप ये भी बताएं कि लोथल जो है किस नदी के किनारे था, बताएं। चलिए साथियों, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, याद रखिएगा। और ये जो है आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित था। किस नदी पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और आप देखेंगे ये जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, आप बताइएगा ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां है, संविधान का कौन सा भाग जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, बताएं। इसे डीपीएसपी भी साथियों शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न जो है पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए सवाल नंबर 9 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या है, आंसर दीजिएगा। चलिए यहां पर कई पॉइंट आपके तैयार होने वाले, ध्यान से सुनिएगा साथियों। देखिएगा, बात करें दोस्तों अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो ये जो है प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रट लीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और साथियों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख जो है आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है भाई, याद रखें इस सारे पॉइंट्स को। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व को, डीपीएसपी को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ले हम भाग 2 की, तो आप जानते होंगे इसमें किसका उल्लेख किया गया है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता का उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 के तहत रखा गया है। ठीक है, देखिएगा अगर आपसे पूछे कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, तब आप कहेंगे भाग 2 में। अगर यहीं पर आपसे सवाल पूछे किस अनुच्छेद में है, तब आप बताइएगा 5 से 11 में। ठीक है, और यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग भाग 3 की। भाग 3 जो दिया गया है दोस्तों, आप जानते होंगे इसमें जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किसका? मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों भाग 4 का जो दिया गया है, इसमें आप जानते होंगे दोस्तों, इसमें जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन देखने को मिलता है। किसका? मौलिक कर्तव्य का वर्णन देखने को मिलता है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब बताइएगा 51A में। ठीक है, देखिए सवाल अगर आपसे इस तरीके से पूछे कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है, तब आप बताइएगा भाग 4 क में है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तब आप बताइएगा 51 क में। ठीक है, 51 का कहिए या 51A, बात एक ही है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा। भाई यहाँ पर प्रश्नों की संख्या तो 85 होती है, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कई क्वेश्चन यहाँ पर आपके तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जीके जीएस की जो सुबह सुबह क्लास होती है, इसको आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए, संसार की जो है सबसे गहरी झील कौन सी है बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी लोग यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर आप लोग आंसर बताएं, विश्व की जो है सबसे गहरी झील कौन सी है बताएं। यहां से भी साथियों पिछले वर्षों में सवाल पूछा जा चुका है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। फटाफट यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं बैकाल झील ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों बैकाल झील जो है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। कहां पर स्थित है? ये आपका रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों कैस्पियन सागर झील की, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी झील है, तब आप बताइएगा कैस्पियन सागर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है आपका कैस्पियन सागर। ठीक है, और अगर आपसे सवाल पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तब आप बताएंगे सुपीरियर झील। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि संसार की यानी विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताइए, तो आप बताएंगे बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी पर जो दोस्त यहां पर गए हैं बिल्कुल राइट है, बहुत शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप लोग यहां पर बता दें, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? सवाल नंबर 11 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं मुंडकोपनिषद ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों आप सभी को पता होगा सत्यमेव जयते जो है ये आपका भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या भाई? जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आपसे सीधा सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, आप कहेंगे कि सत्यमेव जयते। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर छापते हुए चलिएगा। सेशन को भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब आप तक लाया जाता है। और साथियों लाइक करने में भाई कोई चार्ज, कोई पैसा आपका लगता नहीं है। इससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे कंटेंट अभी तैयार किए जा रहे हैं आप सभी के लिए, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। और यूपी बीएड का एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, आप सभी जानते हैं, तो आप मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, इन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से कवर करते रहें। ठीक है, तो विटामिन B12 में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो है आपका साथियों कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। क्या भाई?
साइनो को बालामिन, ठीक है। ये आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, इसको भी आप साथ ही साथ याद रखें, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कोबाल्ट, यानी विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाई जाती है। अगला सवाल देख लीजिए, कावेरी जल विवाद किन दो मुख्य राज्यों के बीच है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर छाप दें। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी जल विवाद जो है साथियों, ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सेकंड दिया गया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? सवाल नंबर 14 का उत्तर बता दीजिए फटाफट आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग बताएं। किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चलिए, चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों देखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ध्यान रखें, 1 अगस्त 1920 को। कब? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। किसके नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, और इस आंदोलन को साथियों 1922 में जो है वापस ले लिया गया। किस घटना के कारण? चौरी चौरा, ठीक है। और चौरी चौरा की घटना साथियों कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। कब? 1922 को, 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। चलिए, फटाफट यहां पर उत्तर दीजिएगा। RBI से साथियों पिछले वर्षों में सवाल पूछा जा चुका है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें RBI की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण साथियों 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। साथियों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपसे साथियों पूछा जाए इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख। कौन भाई? CD देशमुख जो थे ये इसके जो है प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। एक पॉइंट और आप याद रखिएगा जो करंट अफेयर का है, पूछा जा सकता है पेपर में, कि वर्तमान समय में जो है RBI के गवर्नर कौन है? याद रखें साथियों, संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा। हो सकता है आपकी बार ही ये सवाल पूछा जा सके पेपर में, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो RBI की भाई स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसके जो है पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और RBI का साथियों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। वर्तमान समय में इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा साहब हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रखें। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर C पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अकबर नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप यहां पर बताइएगा। चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिएगा। अकबर नामा की रचना जो है किसने की थी? सवाल नंबर 16 का उत्तर आप यहां पर बता दीजिए। चलिए, जो लोग जा रहे हैं अबुल फजल ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में जो है सूर्यास्त सबसे अंत में किस राज्य में होता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। भारत में सूर्यास्त सबसे अंत में किस राज्य में होता है? चलिए, छाप दीजिएगा यहां पर सभी प्यारे दोस्त, फटाफट आंसर यहां पर आप लोग दीजिएगा। चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले साथियों जो है सूर्योदय कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी पॉइंट याद रखें, सबसे पहले जो है सूर्योदय कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसे जो है उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को जो है उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। और सूर्यास्त सबसे अंत में कहां पर होता है? गुजरात में होता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। नेक्स्ट,
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। यहां से भी आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, फटाफट आंसर बताएं आप लोग पहले। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो लोग बता रहे हैं जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसीलिए साथियों 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। सी विकल्प पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताएं। सवाल नंबर 19 का आंसर दीजिएगा। और भाई यहां पर आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से, बताएं। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं CPU पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और CPU का साथियों पेपर में फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है, यूपी बीएड में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, उत्तर आप लोग दीजिएगा। भारत का जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? सवाल नंबर 20 का उत्तर बताएं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है साथियों कौन सा है? सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या है बताएं। जो लोग जा रहे हैं अप्सरा, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत का साथियों पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? वो है आपका आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है तब आप बताएंगे अप्सरा। अगर आपसे यहीं पर सवाल पूछे कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है तब आप बताएंगे आर्यभट्ट। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करें। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? और स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है ये भी बता सकते हैं आप। चलिए, सभी दोस्त फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए, तो भाई जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों आप जानते होंगे यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई आप देखेंगे लगभग जो है 182 मीटर है। कितना? 182 मीटर है। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये आपका किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 22 का उत्तर करिए। चलिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सवाल नंबर 22 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं 25, 30, 35 और आपका दिया है 21 वर्ष। सवाल नंबर 22 का सही उत्तर क्या है? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो होती है 25 ईयर यानी 25 वर्ष होती है। लेकिन साथियों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिए और याद करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 23 का उत्तर आप बता सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप लोग यहां पर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त छापे आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग जा रहे हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। किसके द्वारा करी गई भाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखें अगला, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ये क्वेश्चन तो हमने कई बार करवाया है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर यहाँ पर आप लोग दीजिएगा। चलिए,
सवाल नंबर 24 का उत्तर आप बता सकते हैं, तो आप जानते हैं साथियों वो है आपका क्या भाई, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, वो है आपका विटामिन के। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन ए की दोस्तों बात करें, आप जानते होंगे विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है क्या होता है भाई, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखें। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है ये आप बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, इंपॉर्टेंट है। 25 का उत्तर करें फटाफट आप लोग। चलिए, दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र से मापी जाती है, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ पर बैरोमीटर की, याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए काम में आता है क्या भाई, बैरोमीटर जो होता है साथियों ये आपका वायुमंडलीय दाब मापने के काम में आता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें हाइग्रोमीटर की, क्या भाई, हाइग्रोमीटर जो आपका यहाँ पर दिया है इससे क्या मापा जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखें। अगला सवाल, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा करी गई, 26 का उत्तर बताइए। परीक्षा तक आते आते बहुत सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे साथियों। आप जानते हैं जो है कि यूपी बीएड का एग्जाम बहुत ही करीब है, तो आप जो है मेहनत के साथ लगे रहें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है किसने की थी। अभी साथियों बहुत सारे कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, आपको दिए जाएंगे, आप लोग सारी वीडियोस को देखते हुए जाइएगा। जो जो चीज़ें आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी सब कुछ कवर करें। ठीक है, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना साथियों अकबर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों आप जानते होंगे अकबर ने जो है 1582 ईस्वी में, कब, 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, कोर कहते हैं, मेटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं या मैग्मा कहते हैं। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। चलिए, जो लोग जा रहे हैं क्रस्ट, यानी इसे साथियों हिंदी में बोलते हैं भू परपटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्रस्ट जो है यानी भूपर्पटी जो है ये मुख्य रूप से किससे मिलकर बना हुआ है, ये आपका सिलिका और एल्युमिनियम से। ठीक है, सियाल से कहा जाता है, सियाल। ठीक है, SI से याद रखिएगा सिलिका, AL से याद रखिएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्रस्ट यानी जो भूपर्पटी है ये किससे बना हुआ है, ये आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बाढ़ नियंत्रण, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, सिंचाई। 28 का उत्तर आप लोग यहां पर छापिएगा। चलिए, सवाल नंबर 28 का राइट आंसर क्या है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं साथियों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है इसका जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथियों भारत जो है वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन साथियों मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है कई बार हमने करवाया भी है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बार बार लेता हूँ कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल लगभग सवाल पूछा गया है। देखिएगा, सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह साथियों वो है आपका शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों बुध को क्या बोलते हैं, बुध को जो है सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछे सवाल कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तब भी आप कहेंगे बुध। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तब भी आप कहेंगे बुध। ठीक है, मंगल को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति को आप जानते होंगे ये सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और शुक्र के बारे में हमने कई पॉइंट्स बताए हैं, उसको आप याद रखिएगा। फिर से रिवीजन एक बार आपका हम करवा देते हैं। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन ही कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी इसे शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे। नेक्स्ट, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइए।
सवाल नंबर 30 का उत्तर आप कर सकते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत का मैनचेस्टर साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। और यहीं पर आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आप कहिएगा कानपुर। क्या भाई, अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आप कहिएगा कोयम्बटूर को। किसे? कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है भाई। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। इन तीनों क्वेश्चन को याद रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? साथियों, एक वीडियो आएगी महत्वपूर्ण दिवस की, ठीक है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं, जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको हम कवर करेंगे। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत जल्द वो वीडियो आपको दी जाएगी। ठीक, तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें साथियों, आप जानते होंगे प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप लोग और क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 22 अप्रैल को भाई आप जानते होंगे 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई? 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करता हूं आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए? 32 का उत्तर कर सकते हैं, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए, सही उत्तर हो जाएगा भैया आपका काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सार्क का मुख्यालय साथियों आपका काठमांडू में स्थित है। सी विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आप यहां पर उत्तर बताएंगे, फटाफट आंसर बताएं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जरूर बताइएगा। शिक्षक दिवस नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बुल्स आई शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? 34 का उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं शूटिंग यानी निशानेबाजी, क्या भाई? शूटिंग यानी निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, लक्ष्य के केंद्र बिंदु को जो है बुल्स आई कहा जाता है, यानी जहां पर जो टारगेट किया जाता है, जो लक्ष्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? बुल्स आई कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये आपका निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। यहां पर 35 का आंसर आप कर सकते हैं। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सतलज पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? बताएं। सवाल नंबर 36 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा, रजत क्रांति का संबंध किससे है? आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। राइट आंसर क्या है बता सकते हो। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अंडा मुर्गी पालन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बीएड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बताएं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं। भाई, हमने पिछले वर्ष का क्वेश्चन इसीलिए पहले ही करवा दिया था, जिससे मैं आपको दिखा दूं चीज़ों को कि हाँ कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न जो आते हैं सही तरीके से आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है आपको 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, बाकी जो सामान्य स्तर के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत टफ के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं भाई? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, पंचतंत्र के लेखक कौन है बताइए? 38 का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए।
पंचतंत्र के लेखक कौन है? 38 का आंसर बताएं। चलिए, विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। और कालिदास की जो रचनाएं साथियों आप जानते होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी जो है कवि कालिदास जी की हैं। और चाणक्य की बात करें साथियों, आप जानते होंगे इनका जो है अर्थशास्त्र, क्या भाई? अर्थशास्त्र जो इनकी फेमस रचना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई। सवाल नंबर यहाँ पर है 39। असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 39, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई? आप जानते होंगे साथियों 1920 में। ऑप्शन सेकंड जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत साथियों 1920 में करी गई थी और 1922 में जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा घटना के चलते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर करें। चलिए, लाइक की संख्या भाई बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप कोई कमी मत करिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 41 का उत्तर बताइए आप लोग। गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सवाल नंबर 41 का राइट आंसर बताएं। चलिए, यहां पर सही आंसर आपका क्या भाई? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अच्छा साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो क्या भाई? राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम है घूमर। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और महाराष्ट्र का भाई क्या है? महाराष्ट्र का आप जानते होंगे लावड़ी। क्या? लावड़ी है। अगला सवाल ये रहा, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 42 का उत्तर करें। भारत में जीएसटी जो है कब लागू किया गया? और जीएसटी जो है कैसा कर है? यानी प्रत्यक्ष कर है या जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका जीएसटी को जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल इस तरीके से बन सकता है कि कब लागू हुआ, तब आप कहिएगा 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ, ठीक है। अच्छा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन, ये आपका दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, ये कैसा कर है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तब आप कहिएगा इनडायरेक्ट कर है, यानी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है जीएसटी, ठीक है। तो ए विकल्प पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कोशिका की आत्मघाती थैली जो है किसे कहा जाता है? और शायद कल ये क्वेश्चन हमने करवाया था। 43 का राइट आंसर क्या है? तो वो हो जाएगा साथियों आपका क्या? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? 44 का उत्तर दे दीजिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। कौन भाई? जयदेव। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? और इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो वो था साथियों आपका हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इसकी खोज साथियों 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा करी गई थी। आपका ए विकल्प जो यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। और दोस्तों वहीं पर बात करें मोहनजोदड़ो की खोज, आप जानते होंगे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में और राखल दास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। क्या? कभी कभी सवाल पेपर में पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जानते हैं, वो क्या है? तब आप बताइएगा मृतकों का टीला, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? 46 का उत्तर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 100% यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? बताइए। 47 का उत्तर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? मिर्जापुर, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज। 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त जा रहे हैं मथुरा ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है?
बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और साथियों ये भी याद रखें, जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जरूर करिएगा। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी के साथ मजाक कर रहे हैं। क्यों भाई? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, आप सभी दोस्तों को पता होगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नंबर लास्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 50 है। इसका उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करें। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने लोग थे जो पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने हुए थे। क्योंकि भाई ये सारे कंटेंट जो आपको दिए जा रहे हैं, मेहनत करी जा रही तब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको इन क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो अगर आप लोग साथियों इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो हाँ, ये हमारी तरफ से वादा है, प्रॉमिस है, विश्वास मानिएगा, आपको समस्या नहीं होगी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप अगर जुड़ जाएंगे, जो भी क्लासेस आपको दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्लासेस, मैराथन क्लासेस, वो सभी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। कोई डाउट होता है 9415768259 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।